हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। देखिए, जब भी कोई एस्पिरेंट यूपीएससी का नाम सुनता है तो एक चीज़ अक्सर दिमाग में आती है कि शायद इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 2 साल, 3 साल, 4 साल या इससे ज़्यादा साल चाहिए। पर अभी थोड़े दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पहले अटेम्प्ट के अंदर भी उसको क्लियर कर पाए। अब ऐसे टाइम के अंदर ये दिमाग में आता है क्वेश्चन कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं अपने पहले ही अटेम्प्ट के अंदर, या फिर जो भी हमारा अगला अटेम्प्ट है उसमें क्या कर सकते हैं कि यही जो हमारा अगला अटेम्प्ट है यही हमारा लास्ट अटेम्प्ट बने। ये बहुत एक बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में अक्सर रहता ही है। अब आज के सेशन में पता क्या करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच डिस्कस करेंगे। कोई फालतू की डिस्कशन नहीं होगी, कोई फालतू ज्ञान नहीं होगा। बिल्कुल एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगी जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप अपने इस एग्जाम को क्लियर करने के चांसेस को काफ़ी गुना इंक्रीज कर सकते हो। गेटिंग द पॉइंट? तो बहुत अच्छे से देखना वीडियो। चाहो तो एक तरह से एक प्रॉपर प्लान बनाने की कोशिश करेंगे ताकि एक पूरा ना एक स्ट्रेटजाइज कर पाएँ। राइट? दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पिछले कुछ समय के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि यूपीएससी ने अपने पैटर्न को काफ़ी इवॉल्व किया है। अब ऐसे समय के ऊपर हमें भी ज़रूरत है कि हम भी अपने आप को थोड़ा इवॉल्व करें, इस हिसाब से अपने आप को तैयार करें। इसी वजह से हमारी टीम ने एक इकोसिस्टम रेडी किया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, सर ये इकोसिस्टम क्या है? देखो, अब सिर्फ हम क्लासेस ही नहीं, क्लासेस के साथ ही साथ आपको और भी बहुत सारे एडेड एडवांटेजेस दे रहे हैं। जैसे जो भी रिक्वायरमेंट्स आपकी यूपीएससी की एग्ज़ाम को क्लियर करने के अंदर आपको हेल्प करेंगी ना, वो सारा एक ही जगह पे आपको एक इकोसिस्टम के फॉर्म में प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासेस तो हैं ही हैं, इसके अलावा डेली बेसिस पे आपकी रिवीजन करवाई जाती है, डेली बेसिस पे आपके टेस्ट होते हैं, तो जब गलती हुई कहीं न कहीं उसी से वहीं सीख लिया। इसके साथ में आपको ऑप्शनल क्लासेस ऑनलाइन कुछ पर्टिकुलर ऑप्शनल्स की मिल जाएँगी, सीसेट क्लासेस हो गया, ठीक है? डाउट रेज़ोल्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बाकी मेंटरशिप जैसी चीज़ें तो डेफ़िनिटली यहाँ पे अवेलेबल हैं ही हैं। तो मेक श्योर कि जो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं ना, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के अंदर अपने आप को बेहतर ढंग से रेडी करने के लिए। तो डेफ़िनेटली ये जो हमारा सीटीआर मॉडल है, क्लास टेस्ट और रिवीजन वाला जो हम एक मॉडल फ़ॉलो करते हैं, इसको आप डेफ़िनेटली एनरोल कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स ऑफ़लाइन करना चाहते हैं, वो ऑफ़लाइन भी कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इसका हाइब्रिड कंपोनेंट भी एक बहुत ही अच्छे प्राइस पे आपको मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप इसका एडवांटेज लीजिए। मॉर्निंग बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 19th ऑफ जून से, एंड साथ ही साथ इवनिंग बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 22 जून से। आप हमारी वेबसाइट pwonlyas.com पे जाके इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको डाउट्स आते हैं तो आप हमें नंबर 9920613613 पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल लेके चलते हैं कि आप लोगों का टारगेट है 2024 का। तो हमें ये भी तो देखना है कि आपका टारगेट कब है। तो अगर टारगेट है 2024, तो आप नोटिस करो कि आपका अगला एग्जाम यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम कब होगा? 26 मई 2024 को। ठीक है? और मेंस होगा आपका फिर 20 सितंबर 2024। तो आज से अगर मैं बात करूँ ना, तो आपके प्रीलिम्स तक लगभग 11 महीने के आसपास है। ठीक है? समथिंग अराउंड आप मान के चलो 330 से थोड़े से दिन ज़्यादा है। ठीक है? और दूसरी बात एक और रियलाइज़ करो, वो क्या है कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच का फ़र्क कितना है? लगभग साढ़े 3 महीने, ठीक है? जून, जुलाई, अगस्त का महीना है और थोड़े सितंबर के दिन है, तो लगभग अप्रॉक्सिमेटली 100 से थोड़े से ज़्यादा दिन है। ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई। अब नोटिस करो, अभी बचे हैं हमारे पास 11 महीने और प्रीलिम्स और मेंस के बीच हैं लगभग 3 साढ़े 3 महीने। अब अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सर मैं अभी के लिए प्रीलिम्स पढ़ता रहूं और इन 100 दिनों के अंदर कोशिश करूं मैं मेंस की तैयारी करने की, तो थोड़ा सा ये हमारी अप्रोच गलत हो जाएगी। रीज़न क्या है? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि 100 दिनों में मेंस की तैयारी नहीं करते लोग, कुछ लोगों का टाइम शॉर्टेज होती है तो वो करते हैं। पर अगर सोचो कि हमारा मेंस पहले से ही रेडी होगा, तो देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ना कि इन 100 दिनों के अंदर मैं उनको अच्छे से रिवाइज़ कर पाऊँगा। ठीक है ना? अगर आप स्टार्टिंग में यहीं से पढ़ना स्टार्ट करोगे इन 100 दिनों के अंदर, तो काफ़ी मुश्किल होने वाली है। तो हमें क्या करना है, हमें अभी से ही अपनी मेंस की तैयारी भी साथ में लेके चलनी है। एंड इसी वजह से जो मैं आपको एक प्रॉपर प्लान बनाने की कोशिश करूँगा ना, वहाँ पर इन बातों का भी ध्यान रखेंगे कि मेंस के टॉपिक्स भी हमारे पहले ही कवर हो जाएँ अलोंग विद द सब्जेक्ट्स ऑफ द प्रीलिम्स। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, जो यूपीएससी में सब्जेक्ट्स हैं, उनको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे सब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं जो हमें प्रीलिम्स के अंदर भी और साथ ही साथ मेंस के अंदर भी हेल्प करेंगे। वेयर एज ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ हमें मेंस के लिए ही पढ़ने हैं, वो प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ने। ठीक है? अब ऐसा क्यों सर आपने कैटेगराइजेशन करी? देखो, जैसे मैंने बताया ना, आपका एग्जाम कब है प्रीलिम्स का?
26 मई 2024। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इस प्रीलिम से लगभग 2.5 से 3 महीने पहले तक आप अपना सारा का सारा प्रीलिम्स ही पढ़ोगे, ठीक है? आखिरी के 2 महीने में तो आप मेंस को शायद उतना नहीं पढ़ोगे, ठीक है? तो फोकस किसके ऊपर होगा? आखिरी के 2 ढाई महीने आपका पूरा प्रीलिम्स के ऊपर। तो अगर हमें पता होगा ना यार कि आखिरी के 2 ढाई महीने मुझे क्या पढ़ना है, तो अकॉर्डिंगली हम अपने सिलेबस को फिनिश कर पाएँगे टाइम से पहले। आई बात समझ में? अब अगर 2 कैटेगराइज़ेशन हमारी बन गई है, प्रीलिम्स मेंस की और अकेले मेंस की, इनके अंदर फर्दर सब्जेक्ट को लिस्टिंग कर लेते हैं, जो मैंने आप सभी के लिए ऑलरेडी कर रखी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप नोटिस कीजिए, एक तो आपकी होगी हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर भी अलग-अलग कंपोनेंट्स, आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, दोनों में देखने को मिलती है। सिमिलरली यहीं पे आर्ट एंड कल्चर भी इसके साथ लिंक्ड है, तो ये भी हमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों में देखने को मिलेगा। उसी तरह से इकोनॉमी के अंदर आपका इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक बजट जो बजट हो गया, और इकोनॉमी के जो बाकी जो आप चीज़ें पढ़ते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दोनों में आएँगी। पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड लास्टली करंट अफेयर्स। ये ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आपको दोनों के लिए पढ़ने हैं। एक और छोटा-सा एस्पेक्ट है सीसेट, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मेंस में यहाँ से कुछ नहीं आता, ये प्रीलिम्स के लिए ही है। तो चलो प्रीलिम्स और मेंस के तो सब्जेक्ट्स पता लग गए। इसके अलावा जो मेंस ओनली वाले सब्जेक्ट हैं, जो सिर्फ़ मेंस से पूछे जाएँगे, वो कौन से हैं सर? देखो यहाँ पर 2 बड़े-बड़े सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला तो आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपको ना कई बार रैंक डिसाइड करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। 500 मार्क्स के मतलब 250-250 मार्क्स के 2 पेपर्स देखने को मिलते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट की पैरामीटर है। उसी तरह से आपका जो एस्से का पेपर होता है अलग से, ये भी 250 मार्क्स का होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, इंडियन सोसाइटी, ठीक है? एथिक्स का भी इनफैक्ट ना तीसरा कंपोनेंट मान लीजिए, इसमें भी 250 मार्क्स का अलग से पेपर होता है। तो दीज़ 3 आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मेंस के लिए तैयारी करनी है। बाकी और सब्जेक्ट्स इंटरनल सिक्योरिटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और डिज़ास्टर मैनेजमेंट्स, ये कुछ छोटे-छोटे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम क्विकली भी कवर कर सकते हैं। अब अगर सब्जेक्ट्स पता लग गए हैं, तो थोड़ा इनको ना प्लान के अंदर डालने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा प्लान बनना चाहिए। और नोटिस करना, यहाँ पर ना 4 ऐसे बड़े-बड़े सब्जेक्ट्स हैं, जो एक अच्छा खासा हमारा टाइम कंज़्यूम करते हैं। सर वो कौन से हैं? वो है 4 ये, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और पॉलिटी। ये एक तरह से आपका बेस फ़ॉर्म करते हैं इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का। तो इनको हमें ख़ास ध्यान देना है जब भी हम इसको करेंगे। तो थोड़ा एक प्लान बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो अब हम अप्रॉक्सिमेटली ना मिड जून में हैं, ठीक है ना? तो मिड जून से लेकर हम अगला जो जुलाई एंड तक का एक प्लान बना सकते हैं। कहने का मीनिंग, मैंने ना इसको अलग-अलग फ़ेज़ेज़ में बाँट दिया है। तो अगला जो 1.5 मंथ्स है ना, यहाँ पर आप थोड़े स्टार्टिंग कर रहे हो अपने तैयारी की, मैं मान के चल रहा हूँ। अब ऐसे टाइम के अंदर जब आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, कुछ बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। पहली बात, आपको अपने ना रिसोर्सेज़ बाँध लेने हैं। मतलब सोच लेना है कि मैं कौन-सी चीज़ कहाँ से पढ़ रहा हूँ, किस सब्जेक्ट की मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, कहाँ मेरे बेसिक्स बिल्कुल वीक हैं, कहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक्स पे जा सकता हूँ, कहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार, कि ये वाला टॉपिक मेरे लिए यहाँ से कवर करना होगा मुझे, कहाँ पर कितना करंट है, कहाँ स्टैटिक है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इवन मैंने ही ऑलरेडी एक बुक लिस्ट भी बना रखी है इसके रिगार्डिंग, तो आप ओनली एस की यूट्यूब चैनल पे बुक लिस्ट को भी देख सकते हो, तो थोड़ी आपको हेल्प कर जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टार्टिंग के अंदर ना, कोई भी 2 बेस सब्जेक्ट्स लेंगे। बेस सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया ना, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। इनमें से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट्स उठा सकते हो। मैंने 2 क्यों बताए? द रीज़न इज़ कि ना आप 1 भी उठा सकते हो। अगर आपको 1 से कंफर्टेबल तो आप 1 उठाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, सारा दिन मैं शायद एक ही सब्जेक्ट पढ़-पढ़ के मैं बोर हो सकता हूँ, तो आप 2 सब्जेक्ट्स भी पिक कर सकते हो। तो अगर मान लो आपने 2 सब्जेक्ट्स पिक किए, लेट्स से आपने इकोनॉमी उठा लिया और साथ में आप पढ़ रहे हो ज्योग्राफी। तो ये चीज़ को आप इस तरह से अप्रॉक्सिमेटली 1 टू 1 एंड हाफ मंथ्स के अंदर आप दोनों सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हो। अब ये स्लॉट्स कैसे बनाने हैं, ये स्लॉट्स थोड़ा आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आप 3 घंटे का एक स्लॉट बना के चलो, ठीक है ना? और 3 घंटे का दूसरा, ठीक है? थोड़ा बहुत कम-ज़्यादा कर सकते हो अपने टाइम के हिसाब से। और तीसरा आप स्लॉट थोड़ा एक छोटा-सा स्लॉट मान लो, लेट्स से 1 घंटे का अपने करंट अफेयर्स को दे सकते हो, जहाँ पर जो एडिटोरियल डिस्कशन हो गया, प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन हो गया, आप इनको यहाँ पे कवर कर सकते हो, ठीक है? ये तो देखो करंट अफेयर तो चलता ही रहेगा कंटिन्यूअसली, तो ये तो मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, आप जानते हो। फिर एक बार आपके 2 स्टार्टिंग के बेस सब्जेक्ट्स कवर हो गए, इसके बाद आप फर्दर बेस सब्जेक्ट्स या फिर की तरफ बढ़ेंगे। पर उसके पहले यहाँ तक ना बाय द जुलाई एंड आपको क्या इंश्योर करना है कि आपका ऑप्शनल आपको क्लियर हो जाए कि आप कौन-सा ऑप्शन लेना चाहते हो। क्या आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस लेना चाहते हो, सोशियोलॉजी है, ठीक है ना? तो वो भी आप अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लीजिए। और ध्यान रखना, ऑप्शनल आपका एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है,
रैंक के अंदर मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करेगा। तो ऑप्शनल आपका फिर चलता रहना चाहिए टिल द जब तक आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी स्टार्ट ना कर दो, मतलब आप जनवरी फरवरी तक ऑप्शनल कंटिन्यू रखोगे तो ये तीसरा स्लॉट तो हमेशा आपका डेली का बेसिस पे ऑप्शनल को जाना ही जाना चाहिए। इसको बाय डिफॉल्ट आपको भूलना नहीं है। ठीक है, फिर सर अगस्त से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, अगस्त से लेकर लेट्स से आप सितंबर के मिड तक, ठीक है ना, अगस्त से लेकर आप मिड ऑफ सितंबर तक क्या कर सकते हो, जो बाकी के दो बेस सब्जेक्ट्स बचे जैसे आपका पॉलिटी बचा था और आपका बचा था हिस्ट्री, इसको लगभग 1.5 महीने के अंदर आप कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। और साथ में ऑप्शनल तो आपका चल ही रहा है। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो मिड ऑफ सितंबर तक आपके जो बड़े बड़े 4 सब्जेक्ट्स थे वो खत्म हो गए एंड ऑप्शनल को आप कंटिन्यूसली साथ में पढ़ते जा रहे हो। फिर आप बारी कर सकते हो, फिर आप स्टार्ट कर सकते हो कुछ छोटे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इंडियन सोसाइटी पिक कर सकते हो, आप साथ में ही इंटरनल सिक्योरिटी। ये बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं है, ठीक है ना, इजीली कवरेबल है, ठीक है, तो कवर हो जाएंगे। और एक आपका स्लॉट डेफिनेटली जाना चाहिए आपका यहाँ पे एथिक्स को। एथिक्स का भी अलग से 250 मार्क्स का पेपर होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके रैंक को डिटर्मिन करने के लिए। तो ये आप यहाँ पर पिक करोगे सर किस टाइम के अंदर, ये आप अपना पिक कर सकते हो सितंबर से जो अक्टूबर वाला टाइम है ना, तो अक्टूबर के एंड तक आपका ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर लास्टली आप नवंबर की तरफ चलोगे तो नवंबर के मंथ में आप कंटिन्यू कर सकते हो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया और पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस उतना बड़ा नहीं है, कुछ ही क्लासेस के अंदर आप खत्म कर सकते हो, ठीक है। और साथ में थोड़ा हम एसए के साथ भी यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे ताकि एसए भी हमारा साथ में कवर होता जाए। अब यहाँ पर देखो एक बात नोटिस करो, मान लो जैसे आप हमारे कोर्स जो सीटीआर मॉडल वाला कोर्स है जहाँ ऑफलाइन के अंदर अब वहाँ पर एनरोल्ड हो, तो वहाँ पर भी ना आपको जैसे एक एक सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर भी आप इंश्योर करते रहो कि आप सिलेबस के साथ साथ चलते रहो, ठीक है ना। मैं फिर से बता रहा हूँ शेड्यूल ना अपने हिसाब से भी बनाया जा सकता है, ये सिर्फ एक सैंपल मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप हमारे कोर्स के अंदर एनरोल्ड हो तो वहाँ पर तो हमारी टीम जो है वो प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से आपको बिल्कुल पढ़ाया जाता है ताकि इंश्योर किया जा पाए कि विद इन टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट हो। बस साथ में साथ आपको उनको क्विकली रिवाइज करते रहना है। इवन हमारी फैकल्टीज़ भी इंश्योर करती हैं कि क्लासेस के अंदर ही रिवीजन हो उनका, तो वो भी आप देख सकते हो। अब नवंबर तक सर हमारा मोस्टली काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, अब बचा क्या है, बचे हैं कुछ और छोटे-छोटे सब्जेक्ट्स। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बचा था आपका गवर्नेंस बचा है, ठीक है ना? आपका सोशल जस्टिस है, आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। ये कुछ इस तरह के और भी जो मिसलेनियस अगर कुछ और टॉपिक्स आपको लगता है ना कि हाँ, ये बच गए हुए हैं, आप उनको कवर कर सकते हो इन द मंथ ऑफ डिसेंबर। ध्यान रखना ऑप्शनल आपका कंटिन्यूड ही है, ऑप्शनल तो चलता ही जा रहा है साथ-साथ में, उसको मिस नहीं करना आपने बिल्कुल भी, राइट? अब यहाँ तक हम पहुँच गए साल के अंत तक, ठीक है? फिर इसके अलावा ना आपके कुछ और सब्जेक्ट्स बचे हुए थे। सर कौन से? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बचा था आर्ट एंड कल्चर, आपका बचा था एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और तीसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो लगभग 1 से 1.5 महीना ना आप जनवरी से लेकर मिड फरवरी तक यहाँ पर इनको दे सकते हो। यहाँ पर अच्छी बात क्या होगी, थोड़ा यहाँ से ना करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो कहीं न कहीं आप करंट को भी कवर करते रहोगे एंड आपका स्टैटिक भी यहाँ पे अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आपने नोटिस किया ऐसा अगर प्लान हम बनाएंगे ना नियरली मिड फेब तक हमारा मोस्ट ऑफ द सिलेबस हैज़ बीन कंप्लीटेड, मतलब मोस्ट क्या एक्चुअली सिलेबस हमारा कंप्लीट हो ही चुका है। ध्यान रखना ऑप्शनल आपका चले जा रहा है और डेली बेसिस पे आप 1 घंटा नियरली करंट अफेयर्स को भी देते जा रहे हो इन फॉर्म ऑफ एडिटोरियल डिस्कशन एंड प्रीलिम बूस्टर, राइट। तो ये चीज़ें तो आपको कंटिन्यूड वर्क कर ही रही हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखो जैसे आपका जनवरी एंड में या फरवरी स्टार्टिंग में आपका इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, आपका बजट आ जाएगा, तो आप उनको कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि बाकी सारा सिलेबस तो हमारा हो ही चुका है। अब यहाँ से एक बार हम फेब में पहुंच गए, अब बचे हैं कितने, 3 महीने। 3 महीने किस चीज़ को सर, 3 महीने टू प्रीलिम्स, राइट। अब जब 3 महीने बचे हैं प्रीलिम्स को तो यहाँ से हम चलेंगे अपनी मल्टीपल रिविजन्स की तरफ। जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे कहीं ना कहीं उतना लंबे टाइम तक चीज़ों को रिटेन कर पाओगे एंड रिवीजन के साथ साथ ही आपको देने होंगे कुछ मॉक टेस्ट, ठीक है। और मैं मान के चल रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपने साथ में ही प्रैक्टिस किए हैं, क्लासेस के अंदर भी ना हमारे जो फैकल्टीज़ हैं वो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में ही डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। आप भी अपने एंड पे उनको प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक आइडिया देते हैं कि यूपीएससी हमसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा फॉलो करोगे फिर एक बार रिवीजन होगी मान लो 1 महीने में, सेकंड रिवीजन आप 15 दिन में कर सकते हो, तीसरी रिवीजन आपकी 10 दिन में हो सकती है क्योंकि मल्टीपल रिवीजन जब करोगे ना तो कम टाइम के अंदर भी आप उनको कर पाओगे। तो ऐसा अगर आप प्लान करोगे तो आप इंश्योर कर पाओगे कि प्रीलिम्स से 3 महीने पहले तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आखिरी 3 महीने आपने रिवीजन के लिए यूटिलाइज कर लिए और एक बार जैसे ही आपका प्रीलिम्स खत्म होगा तो एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आएगा कि अब यार मेरा मेंस का सिलेबस तो ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, मेरा ऑप्शनल भी कंप्लीट है, एथिक्स ऐसे ये सारी चीज़ें भी कंप्लीट है। अब बस करना क्या है, मुझे उनको क्विकली रिवाइज करना है, कुछ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है एंड इसको मैं कंटिन्यू रखूंगा,
ठीक है ना? तो ये एक प्रॉपर आप प्लान बना सकते हो। अब बीच में ना कुछ छोटी-छोटी चीज़ें और होती हैं। सर छोटी-छोटी चीज़ें जैसे कि सर मैं वीकली बेसिस के ऊपर मैं क्या करूँ? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको चीज़ें बताई ना कि आप पॉलिटी अब पढ़िए, इकोनॉमी अब पढ़िए, तो दरअसल में क्या हो रहा है ना, वहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी आपकी मंडे टू फ्राइडे की। लेट्स से आप पॉलिटी या इकोनॉमी पढ़ रहे हो, तो 5 दिन मंडे टू फ्राइडे आप उसी को पढ़ोगे, ठीक है? इसके साथ में आपको करना है ना, आपको सीसैट के लिए एटलीस्ट एक संडे तो देना ही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार ऐसा रहे जहाँ पर सीसैट की वजह से वो अपना प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाए। तो हमें ये चीज़ नहीं भूलनी, हमें एटलीस्ट 1 हफ्ते में मतलब 1 दिन तो सीसैट को देना ही देना है। ठीक है सर। इसके अलावा सर सैटरडे क्या करें? देखो सैटरडे आप अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, आप मेंस की आंसर राइटिंग कर सकते हो। बेसिकली हफ्ते में जो चीज़ें पढ़ी है ना, उनको वीकली बेसिस के ऊपर आप उनको रिवाइज़ कर सकते हो। क्लियर हुआ? एंड एट द सेम टाइम आप थोड़ा टाइम ना डेली बेसिस के ऊपर भी रिवीजन को दीजिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल आज आप लेट्स से पॉलिटी पढ़ने वाले हो, तो आपने कल क्या पढ़ा था, जस्ट बिफोर द क्लास आप उसको रिवाइज कर लीजिए। हाल 10 मिनट लगेंगे शायद, ठीक है ना, बट कहीं ना कहीं लंबे टाइम तक अपनी मेमोरी में वो चीज़ चली जाएगी। फिर रात को सोने से जस्ट पहले आप उन चीज़ों को एक बार छोटा सा रिवीजन, उनकी क्विक रिवीजन कर सकते हो। तो रिवीजन हो गया, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, आप अपनी कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। साथ-साथ आपके यहाँ पे नोट्स तो बन ही रहे हैं और सीसेट की तैयारी भी आपने वीकेंड पे कर रहे हो। तो अगर आप इस तरह से अपना जो आने वाले जो मतलब 11 महीने नियरली प्रीलिम्स के लिए, आई शुड से जो नेक्स्ट 11 मंथ्स आपके प्रीलिम्स के लिए और लगभग जो 15 महीने आपके बचे हैं अगले साल के मेंस के लिए, उनको प्लान आउट कर सकते हो। अब पहले क्या किया हमने, इन 11 महीनों को ना छोटे-छोटे मंथ्स के अंदर डिवाइड कर दिया, फिर मंथ को हमने वीक में डिवाइड कर दिया और वीक को डिवाइड कर दिया हमने डेज़ के अंदर। हमने एक प्लान लिया कि हाँ यार, इस महीने में हम क्या अचीव करना चाहते हैं, ठीक है? और हमने फिर देखा उसको छोटे सब पार्ट्स के अंदर देखा कि अच्छा इस वीक में क्या अचीव करना चाहते हैं। फिर देखा कि इस डे के अंदर हम रिवीजन करना चाहते हैं, पॉलिटी का ये चैप्टर करना है और इसका ये चैप्टर करना है। तो इस तरह से ना जब आपने एक बहुत बड़े टाइम को 11 महीने को छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अब आपको टारगेट अचीवेबल लगने लग गए। अदरवाइज़ ना होता क्या है, हमें लगता है यार हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी तो 11 महीने बचे हुए हैं। पर दरअसल में आप नोटिस करोगे ना तो ऐसा नहीं होता। आप डेली बेसिस के ऊपर छोटे-छोटे टारगेट्स लेके चलिए एंड जैसे-जैसे आपके छोटे-छोटे टारगेट्स अचीव होते रहेंगे, जो बड़ा टारगेट होगा वो अकॉर्डिंगली पक्का अचीव हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो आज हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस करी है, एक तरह का प्लान हमने डिस्कस करने की कोशिश करी है, ये आपको समझ आया होगा। एंड अगर आपने इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी, अपने मेंस, प्रीलिम्स दोनों चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहे, तो मुझे काफ़ी हद तक उम्मीद है कि आपका जब भी अगला नेक्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है ना? वो नेक्स्ट अटेम्प्ट ही आपका लास्ट अटेम्प्ट बनने वाला है, क्योंकि आप डेफ़िनिटली सर्विस में फिर अकॉर्डिंगली जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।